हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी आईएएस के लिए टेस्ट नंबर 11 लेकर आए हैं। हालांकि टेस्ट नंबर 1 से लेकर 15 तक मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 11 जो हमसे छूट गया था, तो एक भाई ने कमेंट किया कि टेस्ट नंबर 11 जो है सर है नहीं, तो मैंने भी इस पर ऑब्ज़र्व किया तो देखा, तो इसलिए उसी को गलती को सुधारते हुए हम टेस्ट नंबर 11 लेकर आए हैं। और जो है डायरेक्ट मैंने 10 के बाद 12 अपलोड कर दिया था, ठीक है। और 1 से लेकर 15 तक जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। और ये सारे के सारे टेस्ट हैं, ये राष्ट्रीय आईएएस संस्थान के टेस्ट हैं। इसके लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। और आज के जो टॉपिक है वो टॉपिक पे आधुनिक भारत और साइंस एंड टेक पर जो है आधारित है। और ये अगर इसके हिसाब से देखें तो इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, और जबकि अगर देखें तो जो एशियंट हिस्ट्री है और मिडिवल हिस्ट्री है, इसमें अगर आर्ट एंड कल्चर को निकाल दिया जाए तो लगभग बड़ी रेयर क्वालिटी में क्वेश्चन 1 या 2 पूछे जाते हैं। और जो है इसमें जो शब्दावली पर क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं जो एशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो। हालांकि जो अगर हिस्ट्री का वेटेज है सबसे ज़्यादा आधुनिक हिस्ट्री का जो है आधुनिक इतिहास का वेटेज है, तो इसके लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की जो सीरीज़। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, धातु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पूरे अच्छी तरोताज़गी के साथ पढ़ना है, ठीक है। और इसमें क्या है, कथन को एक एक बारीकी से समझना है और उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके बाद ही आपको आंसर देना है। इसके बाद क्या है, देखिए जो है आघात वर्धनीयता धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता, जो खींचे जाने की क्षमता है, ठीक है। ये एक कथन है। दूसरा कथन है, सभी धातुओं में जो है चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। फिर तीसरा है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। इसमें क्या है, जो आघात वर्धनीयता है ये तारों को तानने के लिए नहीं है, ये तन्य जो गुण होता है, तन्य गुण को मानते हैं कि तारों को खींचे जाने की क्षमता को तन्य गुण कहते हैं, ठीक है। जो आघात वर्धनीयता की बात की जाए तो इसका मतलब होता है किसी पर आघात करने पर वो उसे सहन कर जाए। जैसे अगर सोडियम है या कांच है, उस पर आघात करने पर वो टूट जाता है, या नमक है, नमक पर आघात करने पर वो टूट जाता है। लेकिन जो है लोहा है वो आघात करने पर टूटता नहीं है, क्रिस्टलों में नहीं टूटता है, लेकिन नमक छोटे छोटे क्रिस्टलों में टूट जाता है। इसलिए क्या है, ये आघात वर्धन का जो गुण है ये इस पर खींचे जाने के लिए है, सिर्फ तन्य गुण है। अब दूसरा है, सभी धातुओं में चांदी और जो है तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, बिल्कुल ये भी सही है। जो पारा है, पारा ही एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है कमरे के तापमान पे या नॉर्मल तापमान पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और सही कथन हमको देखना है, तो इसमें सही देखना है, इसका क्या है, डी, केवल 2 और 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए आप, और ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। और इसको नोट बनाते रहिए, और नोट बनाकर आप उनको पॉइंट को, जहाँ पर पॉइंट आपको लगे, यानी क्वेश्चन बनने की संभावना, वैसे तो ये अनुभवी टीचरों द्वारा बनाई जाती है टेस्ट सीरीज जो है, वो जहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ऐसी क्वेश्चनों को उठाते हैं वो, जिसके कारण जो क्वेश्चन ना निकलने से टेस्ट सीरीज से, मतलब क्वेश्चन छूट ना जाने से, यानी कुछ ना कुछ इसमें अगर इनकी जो है टेस्ट सीरीज जो है इनकी फेल हो जाती है। जैसे दृष्टि आईएएस संस्थान है, बहुत बड़ी संस्थान है, अगर इस जैसे जो संस्थान की जो टेस्ट सीरीज़ फेल हो जाती है तो अगले साल ये बनाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। और लोग इसको ख़रीदना ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ इसके वजह इसमें कुछ फ़ीस परचेज करते हैं। हालांकि हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर इनकी जो है टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन डायरेक्ट ना मिले या इनसे बेनिफिट ना मिले तो लोग ख़रीदना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनका कोर्स लेना छोड़ देंगे। तो इससे ये है, हमें एक उम्मीद मिलती है कि इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनने की संभावना है।
और हमें कठिन प्रश्नों पर ही प्रहार करना है, क्योंकि सरल तो लगभग सभी कर लेते हैं, सरल में हमारा कंपटीशन नहीं है। हमें जो कठिन प्रश्न हैं उनके ऐसे प्रश्नों पर हमें प्रहार करना है। अगर उसमें हम 4 भी प्रश्न अच्छे तरीके से कर पाए तो वो हमें 4 ही हमारा सिलेक्शन दिलवा देते हैं, ठीक है। और सरल क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, और उस भीड़ से आपको हट के जाना है, उस भीड़ में आपको नहीं रहना है जिस भीड़ में दुनिया चल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें लगभग 6 लाख लोग अटैम्प्ट जो है प्रीलिम अटैम्प्ट करते हैं। इसके बाद भी अगर सिलेक्शन होता है तो मात्र 6000 लोगों का सिलेक्शन मेंस के लिए होता है। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो उसके बाद मात्र 600 या 1500 लोग जो है 1600 लोग सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर आपने, और सबसे बड़ी कड़ी जो है प्रीलिम्स है, अगर ये प्री की बात की जाए तो सबसे बड़ी कड़ी ये है प्री। हालांकि इसमें अगर परसेंटेज देखा जाए सिलेक्शन होने का 6 लाख अगर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में बैठे हैं उनमें सिलेक्शन मात्र 6 जो है हज़ार का हो रहा है, तो इसमें क्या है, इसकी लगभग 0.01% संभावना रहती है, ठीक है, कि उसका सिलेक्शन मतलब प्रीलिम क्वालिफाई हो। लेकिन अगर वहीं 6000 में देखा जाए, ठीक है, 6000 में अगर 1600 लोग लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें लगभग 30 और 35% की संभावना रहती है, ठीक है, इंटरव्यू तक जाने की। तो इसलिए क्या है, आप प्री क्वालिफाई करने में मेहनत कीजिए, मेंस में आपको इतनी मेहनत नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इस पर बहुत ही ज़्यादा, यानी 1 साल में एक बार अगर चूक गए तो 1 साल के लिए फिर आप पीछे हो जाएंगे, और जो लोग आपके साथ सिलेक्शन होते हैं वो आपसे 1 साल सीनियर यानी जो बनेंगे, या हो सकता है अगर फिर भी आप चूक गए तो आपसे वो 2 साल सीनियर हो जाएंगे जो आपके साथ सही तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि इस एक बात को ध्यान में रख के आप तैयारी करिए, पता नहीं कौन से कोने में बैठकर कौन सा व्यक्ति या कौन सा पर्सन जो कठिन तैयारी कर रहा होगा जो आपसे आगे निकलने की कोशिश करेगा, यानी आपको पीछे छोड़ देगा, ठीक है। तो आप उस तरीके को उस ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है सभा और लीग, इसमें हमें मिलान करना है, ठीक है। तो इसके मिलान करना है, उसके मिलान को देखते हुए क्या है, पहला है पंजाब हिंदू महासभा, ठीक है, पंजाब हिंदू सभा है जो ये, ठीक है, 1909 में जो है लालचंद द्वारा स्थापना की गई थी इसकी, ये सही है, ठीक है। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये सैयद अहमद खान नहीं, ये आगा खां थे, ठीक है। 1906 में आपको ध्यान हो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो किसने की थी, आगा खां, और ढाका के नवाब थे जो सलीमुल्लाह, ठीक है, उन्होंने की थी। तो ये दूसरा आपका सुमेलित नहीं है। अब तीसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो यूएन मुखर्जी ने, ये लालचंद और यूएन मुखर्जी ने दोनों ने हिंदू जो है वो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की थी। और अगर इनकी बात करें तो इनके थे, एक थे केशव वालीराम जो है हेड गोवार ने 1925 में इसकी स्थापना की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। इसलिए आपका इसमें देखना है, सही सुमेलित देखना है, तो आपका केवल और केवल बी आपका सही है, एक युग्म आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 3, इसमें राज्य सरकार के पास न्यायालय की कार्रवाई के लिए किसी भी क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक भाषा घोषित करने की शक्ति है। फिर अगला कथन है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्रवाई में हिंदी के प्रयोग को अधिकृत किया है, ठीक है। उपयुक्त में से देखना है कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, तो इसके भाई दोनों ही कथन सही है, ठीक है। क्योंकि अगर राज्य सरकार की बात करें, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है, यानी जो उच्चतम न्यायालय है उसमें केवल और केवल आपको इंग्लिश भाषा की ही अपील पर बात की जाती है। लेकिन अगर हम जो स्टेट वाले हैं, जो उच्च न्यायालय की बात करें, तो इसमें एक वैकल्पिक भाषा का प्रयोग कर सकती हैं आप, ठीक है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन्होंने हिंदी भाषा का चुनाव किया है कार्रवाई के लिए, तो ये भी आपके दोनों ही कथन आपके सही हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या है, घटनाओं पर विचार करना है, उनके कालानुक्रमिक द्वारा व्यवस्थित करना है, ठीक है। इसमें देखना है कि कौन से कालानुक्रमिक हैं, कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है, और इसमें यह भी पता लगाना है कि असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। आरोही क्रम में दिया है, अवरोही क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वैसन की संधि की बात करें अगर हम, तो वैसन की संधि कब हुई थी, 1802 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता और मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, ये 1857 में हुई थी, ठीक है।
और मुस्लिम लीग की तो आपको पता ही है कि 1906 में स्थापना हुई थी, और इसके बाद इसकी कब हुई थी, 1904 में। ठीक है, तो इसमें क्या प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड और इसके बाद थर्ड, फोर्थ नंबर का थर्ड, तो इसमें क्या डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह प्रश्न नंबर है, भारतीय प्रेस परिषद जो पीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, पीसीआई केवल प्रिंट मीडिया के कार्यकरण का अवलोकन करती है। दूसरा कथन है, इसका अध्यक्ष भारत के जो है प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के प्रमुख द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तीसरा है, पीसीआई के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जो पीसीआई एक्ट है उसकी बात की गई है। ठीक है, अब पीसीआई एक्ट के बारे में जाने, जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक्ट का नाम है। अब इसमें क्या है, इसे वर्ष 1978 में प्रेस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और इसकी बात करें अगर, इसमें दूसरा है, इसके अध्यक्ष भारत के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के प्रमुखों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, इसका जो अध्यक्ष हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और उनके द्वारा इनका नामांकन किया जाता है, और राज्यसभा के सभापति प्लस लोकसभा के अध्यक्ष की परिषद के साथ 28 सदस्यों के चयन के साथ इनका जो है इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, इनकी जो निर्णय, पीसीआई का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय है, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए आपके 2 कथन आपके गलत हैं। आपका कथन है केवल और केवल एक सही है, यानी आंसर आपका सही है सी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते चलिए इसको। ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मिलेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहला वाला क्वेश्चन है, एक हमने जो वीडियो बनाई है उसमें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए जो है पिछले 6 महीनों से जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए उसमें ये क्वेश्चन आया था, और ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है घुमावदार प्रश्न होते हैं जिसमें टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे कि राष्ट्रीय जो समाचार पत्रों के प्रमुखों द्वारा, ठीक है, तो यहीं पर देख लेंगे कि यही सही है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या है, एक गूढ़ नॉलेज होनी चाहिए। इसकी वजह से ये इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे ही टर्निंग पॉइंट वाले प्रश्न हैं जो आपको लोगों और स्टूडेंटों के गलत होते हैं और आपके सही होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और वो पीसीएस वाले जो है वीडियो भी देख लिया करें, उनकी भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया करें। जिससे क्या है, इसमें कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आईएएस वाले क्वेश्चन पीसीएस में नहीं पूछे जाएंगे या पीसीएस वाले क्वेश्चन आईएएस में नहीं पूछे जाएंगे। आप एक तैयारी कर रहे हैं, आप एक सिविल सर्वे के तौर पर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको हर पहलू पर नज़र रखना है। ठीक है, स्टेट वाले क्वेश्चन जो है संघ में भी आ सकते हैं, मतलब केंद्र वाले यूपीएससी में भी आ सकते हैं, और यूपीएससी वाले क्वेश्चन स्टेट में भी आ सकते हैं। अगर आप दोनों की ही तैयारी करते हैं, ये आईएएस और पीसीएस दोनों की, तब तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप एक ही सिलेबस से 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं और लगभग सेम होते हैं। बस इसमें यूपी स्पेशल है या किसी जो स्टेट राज्य स्टेट का है वो उस स्टेट स्पेशल है उसके अनुसार दिया जाता है, और बाद बाकी जो है सिलेबस सेम रहता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, मतलब एग्ज़ाम है जो आपको बहुत ही मदद कराएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के भारत में चतुष्पादी शब्द का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य था। देखिए कितना वो एक शब्द है जो आज दिन तक, जैसे कभी हो सकता है आपने सुना भी ना हो, अच्छी बात है आपने तैयारी की होगी, लेकिन हो सकता है आपने ना सुना हो, वही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 18वीं सदी की बात है। ठीक है, 18वीं सदी की बात है, तो इसमें क्या है, सदी के भारत में जो चतुष्पादी शब्द का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य था। तो इसका क्या, उच्च शिक्षा केंद्र से तात्पर्य था। ठीक है, और इसमें जो कहाँ इसमें हुआ था, उच्च जो शिक्षा केंद्र हुए खोले गए थे बिहार, बंगाल और जैसे वहाँ पर खोले गए थे। ठीक है, और इसमें क्या है, 4 की बात करें तो ज्ञान, साहित्य, विधि, धर्म और दर्शन शास्त्र
और तर्क साथ सहित इसमें 4 के चतुष्पदी जो है 4 पदों से मिलकर एक वो बनाया गया था उच्च शिक्षा केंद्र। ठीक है, तो इसलिए ये क्या क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आपका 1 सही है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देखने को मिलते हैं। और यही क्वेश्चन है जो कठिन क्वेश्चन आपको सरल क्वेश्चनों की अपेक्षा जो है, सरल क्वेश्चन तो लगभग सभी कर लेते हैं, कठिन क्वेश्चन में अगर आपने 4 भी कर लिए 5 भी कर लिए तो लगभग आपको क्या है वही 4-5 क्वेश्चन आपको तैयारी में जो है प्री क्वालिफाई करा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सर्वाधिक है। देखिए किस ईंधन का जो कैलोरी मान जो सर्वाधिक है, इसमें देखा गया है ज़्यादातर लोग क्या है मीथेन करके आएंगे। ठीक है, लेकिन मीथेन इसका नहीं है, इसका जो है हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन की बात कैसे आई, ये करंट में भी बहुत टॉपिक चल रहा है कि सरकार ने जो एक शर्त रखी है उसने कहा है कि हम हाइड्रोजन ईंधन से हम जो विद्युत बनाकर तैयार करेंगे, कोयला का कम से कम उपयोग करेंगे। ठीक है, और जबकि हाइड्रोजन में जो है इसकी क्या है कैलोरी का मान भी ज़्यादा होता है। जैसे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन में होता है 120 से 142 के बीच में, और मीथेन में होता है 55 से 50-55 के बीच में, और पेट्रोल में 44 और 46 के बीच में, और डीजल में जो है 42 से 46, और कच्चा तेल जो है 42 से 47 के आसपास है, और द्रव्य जो एलपीजी पेट्रोलियम गैस है एलपीजी है उसमें क्या 40 से 51 के बीच में होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन पर बड़ी जो है चर्चा चल रही है और ट्रेंडिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन का है। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी NCSK एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसमें देखना सांविधिक निकाय है, ये शायद मैंने दोबारा क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में और हमने कराया था और ये बहुत चर्चा में भी रहा। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो सांविधिक निकाय है ये सांविधिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये कैसा है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ये गैर संवैधानिक निकाय है, इसलिए ये आपका कथन गलत है। अगर दूसरे कथन की बात करें तो इसमें क्या है, इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है, इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, दोनों ही कथन इसके सही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 9 असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन नंबर 1 है 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, और वैसे भी 19 से 20 से 22 तक चला, जब चोरी चोरा कांड के बाद ही इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग का मतलब है असहयोग। ठीक है, और इन्होंने कब लागू किया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये वो कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उसमें जनरल डायल ने गोलियां चला दी थी और जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ज़्यादा लोग गलत वो बुरा फील कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने क्या असहयोग आंदोलन चलाया। और कुछ लोगों ने जैसे नाइटहुड की तैयारी, अब जो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी उपाधि थी वो त्याग दी, कि जिसने सर की उपाधि त्याग दी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, तो ये क्या है उन्होंने उपाधियाँ अपनी त्याग दी थी। तो ये था, और इसमें क्या है कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में इसकी मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, लाला लाजपत राय अंत तक सहयोग जो असहयोग की नीति के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दिया गया है जो लाला लाजपत राय की बात की गई है, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें क्या है असहयोग आंदोलन जो है इनके पक्ष में थे। ठीक है, तो ये क्या है असहयोग आंदोलन का मतलब है उनका सहयोग ना करना। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो असहयोग की नीति थी, जो वकालत कर रहे थे उन्होंने अपनी वकीली छोड़ दी, और उसमें क्या है जो लोग टीचिंग कर रहे थे उन्हें टीचिंग करना छोड़ दिया, जो भी उनका काम कर रहे थे, और अपने जो स्वदेशी पर बल दिया कि स्वदेशी खादी कपड़ों पर बल दिया। ठीक है, तो इसका क्या है आपका आंसर आ जाएगा केवल और केवल 1 सही। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, एक है मिसाइल और दूसरी विशेषताएं। ठीक है,
इसमें मिसाइल का नाम है और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। तो इनका जो मिलान करना है, तो मिलान क्या है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक मिसाइल का नाम था, वो कम दूरी की सतह से सतह पर प्रहार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। भाई ये सही है आपका, और सही सुमेलित हमें देखना है। इसके बाद है अग्नि मिसाइल है, जो अग्नि मिसाइल है ये किसके लिए, विभिन्न रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ठीक है। इसके बाद जो त्रिशूल है, त्रिशूल में क्या दिया, टैंक रोधी मिसाइल, ये टैंक रोधी मिसाइल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, निम्न स्तरीय सतह पर हवा की मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, इसलिए आपका ये दूसरा गलत है। चौथा है नांग। नांग की बात करें, ये क्या है, कम दूरी की निम्न सतह, अच्छा जी एक दूसरे के ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसमें नांग में क्या है, जो टैंक रोधी मिसाइल है, इसमें अगर इस तरीके का होता तो ये सही होते, ठीक है। आपको सही भी देखना है, आपको गलत भी देखना है, क्योंकि आपके लिए इनको भी नज़र में रखना है, इनको भी नज़र में। आप यही नहीं कि हाँ 2 कथन सही हैं तो बस आंसर लगाए हट दिए, ठीक है। आपको सब देखना है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है, ये कोई पेपर नहीं है, और आपके एग्ज़ाम में हो सकता है उनका मिलान सही आ जाए जिनका इसमें गलत था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। धातु है, एक तरफ धातु लवण और एक है आतिशबाजी में नज़र आने वाले रंग, ठीक है। जो नज़र है, जो आतिशबाजी चलती है उसमें विभिन्न रंग आती हैं, ठीक है। जो उसको बोलते हैं अनार वगैरह चलाते हैं, ठीक है, दीपावली पर चलाए भी होंगे। तो इसमें क्या उनके आने वाले रंग की बात की जाए, सोडियम है, सोडियम का दिखाया गया कि पीला जो आता है, इसमें क्या जो पीला अपक्षेप आता है, मतलब जब उसमें आग लगती है तो वो पीला अपक्षेप आता है, ठीक है। इसके बाद है बेरियम। बेरियम की बात करें तो बेरियम का दिखाया गया क्या है, नीला, लेकिन बेरियम का कैसा आता है, हरा आता है, ठीक है, ठीक है। अब तांबा का कैसा आता है, तांबा जब उसमें डाला जाता है तो उसका नीला आता है, ठीक है। फिर स्टासियम का कैसा आता है, बैंगनी आता है, ठीक है, स्टासियम का बैंगनी। इसलिए क्या है, जो बैंगनी और लाल, ठीक है, हाँ ठीक है, स्ट्रोसियम और तांबा मिला के बैंगनी आता है, स्टासियम का लाल, ठीक है। तो इसमें कितने युग्म सुमेलित हैं, इसमें 2 युग्म केवल सुमेलित हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक रिकवरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। हम आर्थिक रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें देखना है कौन सा सही नहीं है। इसमें क्या है, बी शेप्ड रिकवरी किसी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से और अचानक होने वाली रिकवरी है, जो एक तेज़ और गंभीर गिरावट के बाद जो बदले के बाद में होती है, ठीक है, गिरावट के बाद में होती है, ठीक है। अब इसका क्या है, एक चीज़ देखिए, बी का मतलब है अचानक नीचे गिरी फिर ऊपर उठ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका और पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। इसके बाद अब इसमें दूसरा है जो यू शेप्ड रिकवरी के होने वाली आर्थिक क्षति विकास के आधारभूत स्तर पर लौटने से पहले लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। इस प्रकार से अचानक गिरावट हुई फिर अचानक वृद्धि हुई। जैसे अब कोरोना काल की अगर देखी जाए, कोरोना काल की कैसी अचानक जो गिरावट फिर एकदम रिकवरी, ठीक है। तो इस प्रकार से दिखाई जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसमें देखना है कौन सा गलत है, लेकिन हमें दोनों ये सही हैं। तो एल शेप्ड जो है रिकवरी के बाद आर्थिक अपस्फीति का दौर आता है। ये क्या है आपका, जैसे इधर से इधर अपस्फीति का दौर कब आएगा, जब आपकी रिकवरी सही होगी, प्रचलन अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके बाद क्या है, जो डब्ल्यू शेप की बात की जाए तो इसमें भी क्या अचानक गिरावट फिर बराबरी फिर गिरावट फिर बराबरी, ठीक है, रिकवरी है। तो डबल शेप जो है डिम्प्रेशन होता है। तो इसका आपका सही आंसर है, जो गलत हमें देखना था वो है एल, ठीक है, एल वाला ये क्या है आपका गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो कॉफ़ी, कच्चा रेशम, चीनी मिट्टी, गेहूँ, गुलाब जल, उपयुक्त वस्तुओं में से कौन सी ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या के समय भारत से निर्यात की जा रही थी। ब्रिटिश शब्द को समझना, ठीक है, ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या के समय, ठीक है, पहले की संध्या के समय। तो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जा रही थी। तो इसमें क्या है, देखिए कॉफ़ी नहीं है, इसमें क्या आपका कच्चा रेशम, ठीक है,
चीनी, ठीक है, और इसके बाद क्या है, गुलाब जल, ठीक है। इस प्रकार के आप अब ज़्यादातर क्या करेंगे, 1 2 3 4 मार देंगे, ठीक है। इसमें शब्द को समझना है। निर्यात किए जाने वाली वस्तुएं क्या थी, सूती वस्त्र, कच्चे रेशम, रेशमी कपड़े, हार्डवेयर और नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूँ, चीनी, काली मिर्च, अन्य मसाले और कीमती रत्न, औषधियाँ, ठीक है। और इसके साथ आयात किए जाने वाली वस्तुएं क्या थीं, आयात किए जाने वाली वस्तुएं थीं जैसे गुलाब जल, मोती और क्या बोलते हैं उसको, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर और सूखे मैंग्रोव और चीनी, काफ़ी, सोना, इस तरीके, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये क्या है, ये आयात करने वाली चीज़ थी और निर्यात किए जा रही थी, ठीक है। इसमें क्या है, हमें सी ऑप्शन सही है। थोड़ा समझने में फेर है, लेकिन आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले उसको ध्यान से पढ़िए। आयात निर्यात का मतलब होता है कि अपने देश से जो है, आयात का मतलब एक्सपोर्ट, वो इम्पोर्ट, और जो निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसलिए आपका ये विकल्प सी सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, हमें विचार करना है। उत्तल दर्पण अपनी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अपसरित कर देता है। दर्पण की बात है। दर्पण का मतलब क्या होता है, उत्तल, उत मतलब उथला हुआ तल, और पीछे क्या, पॉलिश, ठीक है, ये हो गया उत्तल। ये क्या, इस पर पड़ने वाले जो प्रकाश पर आपतित प्रकाश को अपसरित किया, अगर इधर प्रकाश पड़ता है तो इधर कर देगा, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च और सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों और में किया जाता है, ठीक है। तो ये सही है। जैसे मोटरसाइकिल के आगे वाली जो हंडी है उसमें दोनों ही किए जाते हैं, जो एक प्रकाश को फैलाने के लिए और दूर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार के उत्तल और अवतल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विषय, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके तीनों ही कथन आपके सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या, कथन नंबर 1 है, सदस्य देश यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे विकसित हैं या विकासशील, ठीक है। ये भी क्या है, कथन सही है और विश्व व्यापार संगठन की बात है। दूसरा है, एक सदस्य जो देश के विकास संबंधी दर्जे को अन्य सदस्य देश चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सही देखना था, इसमें दोनों ही कथन आपके सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 16। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्तियों की सतह मोम की परत से जो है अलेपित होती है ताकि उन्हें सूर्य की जो है किरणों में सूखने से रोका जा सके। दूसरा है, शीतकाल में पत्तियां का झरना पौधे में जो है पुष्पावस्था का लक्षण है, ठीक है। सुप्तावस्था का, सॉरी बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसमें क्या है, उसमें होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका दोनों ही कथन आपके सही हैं, ठीक है। इसमें ये अंग्रेजी वर्ड होता है तो शायद, लेकिन ये सिर्फ हिंदी वर्ड है। तो इसमें क्या है, पुष्पता बस छोड़ो, ठीक है। थोड़ा बोलने में हो जाता है क्योंकि ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में आप पढ़ते रहो फिर वो हिंदी में कन्वर्ट, इसीलिए कहते हैं अगर आपको हिंदी के अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप पेपर में एक साइड जो इंग्लिश है उसे इंग्लिश वर्जन को एक बार ज़रूर देख लेना अगर आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो, क्योंकि इंग्लिश वर्जन से जो है आपको क्लियरिटी आ जाएगी उसके शब्द समझने में, शब्द का अर्थ समझने में, ठीक है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से जो कौन से व्यक्ति जो है पावना आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। पावना आंदोलन जो 1870 और 80 के दशक में हुआ था। अब इसमें देखना है कौन कौन से जुड़े थे। इसमें क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, और शौकत अली ये नहीं थे। फिर आर.सी. दत्त, हाँ ये थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भी थे, ठीक है। तो सही को उत्तर देखना है तो इसका सही आंसर है बी, 1 और 3 4। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18, जो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच समानांतर सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। उत्तर कोरिया है और एक दक्षिण कोरिया जो है चीन के पास में ही है, जो चीन के पास लगने वाले थोड़े थोड़े अंतर में जो देश हैं, दोनों ही देश हैं, थोड़ा अंतर है इसमें, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें क्या है,
38 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में इसका क्या सीमा निर्धारण करता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सती प्रथा को हर शास्त्र के अनुसार हत्या के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज सुधारक रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो है सती प्रथा जो विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में जो कानून लगाया गया था वो राजा राममोहन राय के सहयोग से ही लगाया गया था। ठीक है, मतलब इस पर अधिनियम बनाया गया था कि ये हत्या का रूप है, इसलिए जो है, हालांकि ये भी थे लेकिन ये छुआछूत जैसे शब्दों से समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और लेकिन जो अगर सती प्रथा का अंत की बात की जाए तो ये डी ऑप्शन इनका सही है, राजा राममोहन राय, ये भी समाज सुधारक थे। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर जो 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है स्टर्लिंग चांदी और चांदी का सबसे शुद्ध रूप है। दूसरा है जो अमलगम पारे की मिश्र धातु है। तीसरा है मेमोरी एलाय में क्रोमियम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जो दूसरा कथन आपका सही देखना था, तो विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या है, दूसरा आपका सही है। जो इसमें अगर बात की जाए तो स्टर्लिंग में कितनी है 75 जो % इसमें तांबा होता है, इसलिए चांदी का ये शुद्ध रूप नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, जो अधिकांश जो यूज करते हैं हम लोग चांदी, वो स्टर्लिंग ही यूज करते हैं जो चांदी बहनें बेटियाँ पहनती हैं, लेकिन उसमें फिर भी 7.5% तांबा का जो है मिलावट होती है। ठीक है, और तीसरा जो है मेमोरी एलॉय या स्मार्ट एलॉय से बोलते हैं, जिसको क्या है क्रोमियम होता है। ठीक है, इसका क्या है क्रोमियम नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं टाइटेनियम का जो है टाइटेनियम होता है इसमें। ठीक है, तो ये दूसरा आपका सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 21। वित्तीय समाधान और जो है जमा बीमा जो FRDI विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है यह एक समाधान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है यह बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्ताओं को जो है बीमा प्रदान करने में प्रावधान करता है। ये कथन सही देखना, तो इसके दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, जब दोनों ही सही हैं तो फिर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको एक बार देख लीजिए। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DNA में मौजूद जानकारी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। ठीक है, दूसरा है मनुष्य में सभी लक्षण उनके माता पिता से वंशानुगत रूप होते हैं, ये गलत है। ठीक है, सभी लक्षण नहीं होते। ठीक है, हाँ, जैसे आँखों का कंजा होना, ये जो है अगर माता पिता में किसी में है तो उसमें भी आ सकती हैं। कद के हिसाब से जो बॉडी की जो है वेट और हाइट के हिसाब से ये लक्षण जो हैं ये जेनेटिक लक्षण होते हैं। उसकी जो बुद्धि भी जो जेनेटिक लक्षण पर डिपेंड करती है, लेकिन सभी लक्षण इसमें नहीं आते हैं, कुछ पर्यावरण के अनुसार भी आते हैं। तो इसका सही आंसर है केवल 1। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन नंबर 1 है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम यानी MRTP एक्ट 1969 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आयोग में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, आयोग में कितने अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं। अगर इसकी प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो आयोग में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, 6 सदस्य होते हैं, इसलिए आपका ये दूसरा कथन गलत है। तो आपका आंसर आ जाएगा केवल और केवल 1, यानी एक कथन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 24। इसमें क्या है जो है रिंग फेंस की नीति सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग द्वारा प्रयोग की गई थी। ठीक है, अब इसमें कहा अगला कथन है 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यवसायिक कार्यों को समाप्त कर दिया, लेकिन इसके राजनीतिक कार्यों को नहीं। ठीक है, इसमें क्या है राजनीतिक कार्य तो कब ख़त्म होंगे, जब उनका कार्यकाल आएगा। ठीक है, और इसमें जो रिंग फेंस की नीति की बात करें तो यह नीति क्या थी, मराठों और मैसूर के खिलाफ जो है
युद्धों से परिलक्षित थी, ठीक है। रिंग फेस यानी एक के साइड बेटा को भड़का दिया और बाप को भड़का दिया। उसने कहा हम तुमको बनाएंगे, हो सकता है कि जो फौज का कमांडर है उसको ही भड़का दिया कि हम तुमको राजा बना देंगे। तो ये रिंग फेस की नीति थी। इसका क्या, दोनों ही कथन आपके सही है, ठीक है। और ये चार्टर अधिनियम में राजनीतिक शासन नहीं, उसने कहा तो कंपनी का सिर्फ एकाधिकार समाप्त किया था, वो भी का कितना 1813 में जो चाय चीनी को छोड़कर, लेकिन 1833 में जो मोनोपोली थी वो बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर दी गई थी। और जितनी भी यूरोपियन कंपनियां थी उनसे भी कहा कि आप लोग व्यापार करने के लिए भारत जा सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर है 25। इसमें क्या है, जो सॉलिड स्टेट बैटरी जो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है, इससे क्वेश्चन बन सकता है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड, और पर्यावरण का इस समय जो देश का पर्यावरण पर ध्यान ज़्यादा है, इसलिए पर्यावरण के क्वेश्चन लगभग आपको 30 या 35 देखने को मिल सकते हैं, ये मेरा अनुमान कहता है। बल्कि 20 से 30 तक के बीच में तो हम और अपने उससे लगाते हैं कि 20 से 30-25 क्वेश्चन तो पर्यावरण से पक्का आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉलिड स्टेट बैटरी की बात करें तो ये लिथियम आयन बैटरी की तुलना में उच्च ऊर्जा घनत्व होती है। इसका ऑपरेटिंग तापमान रेंज लिथियम आयन बैटरी की तुलना में संक्षिप्त होता है। उनकी जो है सेल्फ डिस्चार्जिंग या जो है दर लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक होती है। इनमें लिथियम आयन बैटरी के समान विस्फोटक जोखिम होता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ कथन तो सही हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा देखना है पॉजिटिव की तरफ। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को कहते हैं जो मतलब बिल्कुल इजी, ठीक है। पहली बात यही ध्यान रखिए कि जब कोई नई बैटरी या नई चीज़ बनाई जाती है टेक्नोलॉजी, तो उसके गुण सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है, और पिछली वाली बैटरियों से अच्छे होते हैं। अब इसमें क्या है, संक्षिप्त है यानी शॉर्ट है, बात गलत है। संक्षिप्त का मतलब क्या है, शॉर्ट मतलब कम है। तो अगर कम है तो भाई ये क्यों बनाई क्यों गई, ठीक है, और प्रचलन में क्यों आई। दूसरी बात, उनकी सेल्फ डिस्चार्जिंग, अगर वो अपने ही आप डिस्चार्ज हो यानी उनको यूज ना करो और अपने ही आप, जैसे मोबाइल की पहले बैटरी थी उसको यूज ना करो तो वो धीरे धीरे अपने आप डिस्चार्ज हो जाती थी। तो सेल्फ डिस्चार्जिंग वाले हैं तो फिर वो बनाई क्यों गई, यही बात आप ध्यान रखिए। इसमें क्या है, विस्फोटक जोखिम है। अगर विस्फोटक जोखिम जो इसमें था उसमें भी था तो उसमें कुछ तो नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है साफ साफ कहता है कि मैं ही इसका सही उत्तर हूँ, ठीक है। इसलिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 26। 26 में क्या है, इसमें क्या है, जो निम्नलिखित में से किन और किस नेता या नेताओं ने सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन की बात है, ठीक है। तो इसके नाम दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस और जय रामदास दौलत राम और के जो है कैलप्पन, और दूसरे अगले हैं कौन से, अलूरी सीतारामैया राजू, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ यही आपको दिमाग में आए होंगे, ठीक है, लेकिन आप कन्फ्यूजन पैदा करके बदल देंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन पैदा करके आप क्या कर देंगे, बदल देंगे आंसर को, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मिनट इसका क्या है, तो कन्फ्यूजन करके आपको इसमें क्या करना है, ये आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं और आप आंसर बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे अल्लूरी सीतारामन राजू, ये आपको ज़्यादातर प्रचलित में रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए जय रामदास दौलत राम, या तो इसमें अगर हमारे हिसाब से अगर आपकी साइकोलॉजी हम समझ पा रहे हैं तो अगर इसमें 1 2 3 4 होते तो आप उस चारों वाले पे ही टिक करके आते, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी तैयारी विशेष ध्यान से की जाए और उसमें क्या है, थोड़ी अच्छे तरीके से इसमें ध्यान से देखा जाए, ठीक है, और पॉइंट को ज़्यादातर समझा जाए। तो इसमें क्या है, सुभाष चंद्र बोस और के कैलप्पन, ठीक है, इनकी बात करें तो ये आंसर आपका डी आपका सही है, ठीक है। अब इनकी बात करें जय रामदास जी की, ये कौन से थे, ये जो गांधी के करीबी सहयोगी थे। और इसमें क्या असहयोग आंदोलन में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, इन्होंने भाग नहीं लिया था, इसको बढ़ावा दिया था, ठीक है। और दूसरी बात है अल्लूरी सीताराम राजू जी ने आंध्र प्रदेश के जो आंध्र प्रदेश में थे उन आदिवासियों का उनका जो है नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न।
इसलिए ऐसे प्रश्नों को देख करके देखा जाता है कि हाँ, टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टेस्ट सीरीज़ हमको सॉल्व करनी चाहिए इस तरीके के प्रश्नों को देख करके। इसलिए नए नए प्रश्न यानी खोज के लिए आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले। जो उनके मतलब उनका मानना ये रहता है कि अगर उनके जैसे ये दृष्टि संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है, उनका मानना ये है कि अगर मेरी टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो लोग उनसे संतुष्ट रहेंगे और अगली साल जो है इनको परचेज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब उससे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तो कौन परचेज करेगा, ठीक है। जबकि ये लोग क्या करते हैं, ये उसको पेड रूप में देते हैं, उसको बेचते हैं, लेकिन हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, हालांकि हमने ख़रीदी है। तो इसमें क्या है, अब देखते हैं इसका क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 27 है, इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जरा दूरदर्शिता में आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आप लोग देखेंगे कि अरे हाँ, निकट दृष्टि दोष की बात है तो बिल्कुल सही है, आपका पहला भी सही है, लेकिन उसको ध्यान में रखना है और आप गलत दूसरा कर देंगे, क्योंकि जरा दूरदर्शिता जो दोष है, आयु की वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र में जो समंजन क्षमता इसकी घट जाती है, ठीक है। और जरा दूरदर्शिता की बात करें तो इसमें क्या होता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रतिबिंब फट जाता है, एक जगह पर उसकी नज़र नहीं जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आयु की वृद्धि के साथ साथ इसके निकट बिंदु दूर हट जाते हैं और इसमें संशोधक रूप में क्या है, फिर इसमें पास करने के लिए उसके दोनों आँखों के बिंदु फट जाते हैं और इसको पास करने के लिए फिर एक चश्मा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा है, इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है, ध्यान से, और परंतु दूर रखी वस्तु को वह संतुष्ट नहीं देख सकता। तो इसलिए ये निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ये क्या है, आपका सही नहीं है। लेकिन इसमें कहा निकट दृष्टि दोष की यानी पास की अगर दोष है, ठीक है, यही आपको समझना है कन्फ्यूजन में। निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो इसमें क्या अवतल लेंस का चश्मा लगता है। और दूरदृष्टि की बात करें तो दूरदृष्टि में दूर की वस्तु को वो पास नहीं ध्यान से नहीं देख पाता, लेकिन पास की रखी वस्तु को ध्यान से देख सकता है, तो इसमें क्या है, उसको उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है केवल बी, यानी ये सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर है 28, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा के निर्माण की सिफारिश की थी। देखिए, पर्यावरण से जितने भी जो क्वेश्चन हैं उस पर आप 4 चांद लगाते जाइए, उनको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कि पर्यावरण का, हाँ, तो इसमें क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, माधव गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति और मेहर शाह समिति, और इसमें क्या है, TSR सुब्रमण्यम समिति। इसका सही आंसर है TSR सुब्रमण्यम समिति, क्योंकि 2014 की बात है, पूर्व कैबिनेट सचिव थे और TSR जो सुब्रमण्यम थे अध्यक्षता वाली एक समिति ने इसमें IES के निर्माण की सिफारिश की थी, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न की वजह से इस तरीके के जो आपने ऐसे प्रश्न हैं जो आपको मिलते नहीं हैं, जब टेस्ट सीरीज जैसी जो है दूरी इससे दूर हट जाते हैं, जब आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हैं और डायरेक्ट एग्ज़ाम पहुंच जाते, फिर देखते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ आया ही नहीं, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं। पहले आप देखिए, आप मेरी जो 20 टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उन सारी की टेस्ट सीरीज़ को आपको ध्यान से देखना है और इनको ही सॉल्व करके जाना है, फिर भी आप वहाँ पर इतना अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे कि क्वेश्चन हमारे परिचित किया है, ठीक है। और पेपर सरल और कठिन नहीं होता, पेपर तो ईजी होता है। आपकी एरिया का पढ़ा हुआ अगर आ गया तो क्या है, आपके लिए सरल है, आपकी एरिया का जो पढ़ा हुआ नहीं आया तो आपके लिए कठिन है। और तैयारी में आप गलती कर देते हैं, आप भीड़ की तरफ भागते हैं, उस वीडियो को आप ज़्यादा देखते हैं जिसमें 2 लाख 3 लाख व्यू हों, ठीक है, या मिलियन ऑफ व्यू हों, तो उसमें क्या, उसको जब देखते हैं तो उसको तो 1 मिलियन वैसे ही लोग देख चुके हैं, 10 लाख उनको वैसे ही देख चुके हैं, तो उनसे उसमें आपका कंपटीशन कहाँ है, वो तो वही बात है, ठीक है। इसमें आप क्या है, इसमें आप देखते हैं कि लगाव कितना बढ़िया है, टीचर कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, आप क्वेश्चनों को उसके कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। टीचर तो टाइम निकालने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, और टाइम बढ़ाने के लिए अगर करंट अफेयर की बात करें तो आप अगर
जो है एक घटना चक्र है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पेश किया है, मतलब अपलोड किया है, उसको पढ़ें तो 2-3 घंटे में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वही वीडियो देखते हैं वो 10-10, 20-20 घंटा की बना देते हैं, और प्रतिदिन की वीडियो देखें तो प्रतिदिन करंट अफेयर की 1 घंटा की वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए उनको तो वीडियो बनाने में लाभ है, आप उनको पॉइंट को देखिए, ठीक है, उनके पॉइंट को देखिए, उनके कंटेक्ट को देखिए, तब आप उसको देखना पसंद कीजिए, ठीक है। तो देखिए, जागरूकता पैदा करने से संबंधित जो सारथी मोबाइल ऐप है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, ये सेबी द्वारा जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। अगर सारथी की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभूति जो बाज़ार में बुनियादी अवधारणाओं को जागरूकता पैदा करना, और व्यापार जैसे म्यूचुअल फंड व्यापार और जो विकास निवेशक जैसी निवारण तंत्र के बारे में इसको जो है सूचनाएं प्रदान करेगा, ठीक है। और ये सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये 1992 में हुई थी, और 12 अप्रैल 1992 को इसको स्थापित किया गया था। इसका नाम जो है सेबी है, ठीक है। इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 30। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत का विदेशी नागरिक बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र है। भारत का विदेशी, ठीक है, बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र है। दूसरा है, बॉन्ड को केवल उस राजनीतिक दल द्वारा जो है भुनाया जा सकता है जिसने पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों, ठीक है। तो ये क्या है? आपका जो आंसर है, आपका बी जो है, ये आपका सही है। ये मैंने पहले भी एक टेस्ट में डिस्कस किया है इसके बारे में, और अगर आपने वो, वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि जितने भी हैं वो सारे के सारे आप देख लें। तो इसमें कुछ ना कुछ हर जो है वीडियो में मैं प्रत्येक क्वेश्चन के गलत होने पर जो एक्सप्लेन करता हूँ, उनको भी ध्यान रखें। तो ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है? ये 1000 रुपये से 10,000 रुपये, या 1 लाख रुपये से और 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणज में भी मूल्य होते हैं, ठीक है। और ये SBI के जो निर्दिष्ट शाखाओं में जारी करता है या ख़रीदा जा सकता है, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, भारत का नागरिक या भारत के निगम निकाय बोर्ड को खरीदने के लिए पात्र होगा, लेकिन भारत का विदेशी नागरिक की बात नहीं है, ठीक है। अब विदेशी नागरिक, अब यहीं पर अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो समझ आते, अरे भारत का नागरिक तो है, माइग्रेशन तो है, लेकिन नहीं, भारत का नागरिक, जो माइग्रेशन की बात अलग होता है, वो होता भारत का। जैसे अगर माइग्रेंट की बात करें तो वो होता तो भारत का है, उसका निवास प्रमाण पत्र, मतलब उसकी जो नागरिकता है वो तो भारत की है, लेकिन वो विदेश में बिजनेस के तौर पर, पर्यटन के तौर पर, इस तरीके से वो घूमने के लिए गया है, ठीक है, उसको कहते हैं माइग्रेस, ठीक है। अब प्रवासी माइग्रेंट, उसको ध्यान नहीं आया ना थोड़ा, तो उसमें माइग्रेंट बोलते हैं, लेकिन वो स्थानीय यहाँ का है, और वो मतलब वहाँ पर घूमने के लिए गया है, या कोई शिक्षा के तौर पे गया है, या एजुकेशन के तौर पे गया है, लेकिन वो निवासी भारत का है। मेन बात ये रखना है कि आपको विदेशी नागरिक नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का विदेशी नागरिक कोई नहीं है, ऐसी कोई नागरिकता नहीं है, आपका सिर्फ नागरिकता ही है, ठीक है, कि वो भारत का नागरिक है, बस। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, रेडॉक्स अभिक्रियाएँ अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। दूसरा है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में अभिकारकों के साथ प्रक्रिया करके रासायनिक प्रक्रिया को तेज करते हैं। तीसरा है, तत्वों की आवर्त सारणी में पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। देखिए, अब इसमें क्या है, उत्प्रेरक की बात करें और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें तो A+B ये हो गए क्या, अभिकारक, और इसके बाद ये हो गए प्रोडक्ट, ठीक है, या C+D लिखते हैं हम। अगर A और +B और फिर इसके बाद C+D, ठीक है, ये हो गए अभिकारक और ये हो गए उत्पाद, ठीक है। और अनुक्रमणीय का मतलब होता है जो एक साइड को चले, ठीक है, इधर से जाए, लेकिन उत्क्रमणीय कौन सी होती है, जो दोनों साइड चले, जैसे रिवर्जिबल एरो है, ठीक है, जिसमें A+B और इधर हो जाए C+D। जैसे बर्फ़ को हम पानी में बदल सकते हैं, पानी को बर्फ़ में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये है। अब इसके बाद क्या है, पहला है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये सही है, और इसमें दूसरा गलत क्या है कि इसमें क्या है, अभिक्रिया की तेज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है,
अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर ये है कि अपकारकों के साथ किसी अपक्रिया की उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी अपक्रिया की दर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, इसमें बढ़ाया घटाया, अगर जैसे आग जल रही है उसमें आप तेल डाल दिया, मिट्टी का तेल या कोई पेट्रोल डाल दिया तो उसमें आग बढ़ गई, तो अपक्रिया की क्या है, अपक्रिया की दर बढ़ गई। अगर उसमें आपने पानी डाल दिया तो क्या हुआ, उसकी अपक्रिया की दर कम हो गई। ठीक है, तो इसलिए आपका सही आंसर है और डी यानी 1 और 3, ये आपका गलत है। और ये सही है, आवर्तसारी सबसे तेज जो है पोटेशियम की क्रियाशील धातु है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 32। इसमें क्या है, हाल ही में खबरों में जो है रहा गेटवे ऑफ हल निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसमें रेगिस्तान की बात की जाए तो कहाँ है, काराकोरम मरुस्थल में, काराकोरम मरुस्थल में है ये। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है। प्रश्न नंबर है 33। इसमें क्या है, जैसे केरल की बात करें, केरल, सूरजमल, बंगाल, मुर्शीद कुली खान, इसमें जो है संस्थापक और उसकी बात की गई है अवध बुरहान उल मुल्क। ठीक है, अब इसकी बात की जाए, अगर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद की किसने किया था, इसमें निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सही है, ये आपका सही है। ठीक है, इसके बाद अवध की बात करें, अवध को किया था किसने, सादत खान। ठीक है, और इसमें क्या है, एक मिनट, निज़ाम, हाँ, सादत खान। ठीक है, तो इससे क्या अवध की है, दूसरा वो गलत है। बंगाल की मुर्शीद कुली खान ये सही है, केरल के सूरजमल ये भी सही है। तो आपका सही आंसर है केवल 3 यानी सी सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो है बेड बैंक में क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरा कथन है लाभ सृजन बेड बैंक का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तीसरा है बेड बैंक तनावग्रस्त संपत्ति का बोझ करदाता पर डाल सकता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या है, आपका जो है 1 और 3 कथन आपका सही नहीं है, ये आपका सही है। ठीक है, बेड बैंक किसके लिए, एनपीए के लिए बनाई गई है, जिसमें जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट है, जो खराब संपत्ति है, उसके लिए निपटापन के लिए बनाई गई है। इसके बाद है भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें देखना है जो दावित भारी जल रिएक्टर यानी PHWR जो प्लूटोनियम पर आधारित है। दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम पर आधारित है। तीसरा है तीसरे चरण में रिएक्टर थोरियम पर आधारित उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका आपका जो है पहला जो है तीसरा कथन आपका सही है और दूसरा और पहला गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या ये दावत भारी, इसके क्या, इसको देखते हैं किस प्रकार से ये गलत है। इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है प्लूटोनियम पर आधारित ईंधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका, ईंधन पे, इसमें क्या है यूरेनियम पर आधारित है। ठीक है, ये किस पे, प्लूटोनियम पर आधारित है। और ये जो इसका क्या नाम है, इसका थोरियम। ठीक है, ये प्लूटोनियम पर है, ये थोरियम की बात की गई है, इसलिए ये गलत है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, एक तरफ है प्लास्टिक के प्रकार, दूसरी तरफ सामान्य उपयोग किए जाने वाले। बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक वाले पे तो क्वेश्चन 100% आना ही है, एक प्लास्टिक पे क्वेश्चन तो 100% आना ही है, क्योंकि जो सरकार ने जो अभी 2022 तक की बताया था कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर देंगे, लेकिन जिसका होता है, इससे बोलते हैं 5 माइक्रोन से कम जिसकी जो मोटाई होती है उस यूज में हम उसको बंद कर देते। जैसे पॉलीथीन है, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया, लेकिन फिर भी ये चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीथीन पे जो है पर्यावरण से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन इसमें आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जैसे जो क्या पॉलीथीन टेरेफाथलेट जो प्लास्टिक के बैगों में, ठीक है, ये किसमें, पानी की बोतलें, खारे जार और ओवन प्रूफ में होता है। इसमें ये क्या है, ये गलत है। उच्च घनत्व वाली जो है पॉलीथीन दूध के कंटेनरों में, तो ये क्या है,
ये आपका सही है, क्योंकि मजबूत बिना तोड़े खींचा जा सकता है इसमें, ये सही है। और पॉलीप्रोपिलीन पानी की बोतलों में, तो पानी की बोतलों में पहले ही वो बता दिया गया कि पॉलीथीन टेरिफाइथलेट, ठीक है, इसमें किया गया। इसके बाद है कम घनत्व वाली पॉलीथीन दवाओं की प्लास्टिक की बोतलें, ये भी गलत है, क्योंकि अगर कम घनत्व वाली होती तो ये टूट जाती, तो ये है। इसमें सही है केवल एक युग्म आपका सही है। प्रश्न नंबर है 37, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा रिपोर्ट सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें देखना है तो कौन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, किया जाता है क्योंकि विश्व आर्थिक मंच है, ठीक है। यात्रा एवं पर्यटक किया जाता है। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट ये नहीं की जाती, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की जाती। तो इसका सही आंसर है आपका सी। इसको आपको सही आंसर की तरफ ही नहीं देखना, आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से करते हैं। कहीं क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि कौन कौन से कर सकते हैं, यानी करते हैं। विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी सूचकांक जो प्रसारित करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी में बीऑक्सी जनित रुधिर होता है। दूसरा है माँ धमनी ऑक्सी युक्त रुधिर वहन करने वाली सबसे बड़ी धमनी है, ठीक है। तीसरा है धमनियाँ और शिराएँ कोशिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ती है। देखिए फुफ्फुस धमनी जो होती हैं और महाधमनी, इसमें क्या ऑक्सीजन, ये क्या है, इनको हम शिराएँ बोल सकते हैं। और वो क्या बोलते हैं, इसमें बी ऑक्सीजनित को मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, क्योंकि डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कण लेकर के और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कोशिकाओं तक ले जा करके फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फेफड़ों वो हृदय तक आता है। हृदय के बाद वो फेफड़ों से जाती है, निकलती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं से एक दूसरे से ये कनेक्टिविटी रहती है। तो इसमें तीनों ही क्वेश्चन कोशिकाओं से कनेक्टिविटी रहती है, इसमें तीनों ही जो कथन है आपके सही है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 39। इसमें क्या है, उन्हें कई बार अंग्रेज़ों द्वारा कैद किया गया था। वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। फिर वर्ष 1997 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मानित किया गया था। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित कथनों में से किस व्यक्तित्व का वर्णन, देखिए इस प्रकार के जो है क्वेश्चन अब आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो मोदी जी द्वारा चलाया गया था 75वां अमृत महोत्सव, ठीक है। इस अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव 75 साल वाला, इसमें क्या है, जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो 1857 की बात हो, चाहे वहाँ से लेकर 1947 तक जितने भी गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी बात जो है निकाल के उनको देख के उनको ढूंढ के निकाला जा रहा है, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो इसमें कौन थे, अरोड़ा आसफ अली जो है महिला थी, ये इसमें इस कथन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन चारों के बारे में भी आप जान लीजिए, ठीक है, और इनके बारे में भी आप सर्च करके देखिए, तो क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 40। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के बीच स्थित है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो यूरोपीय का राज्य है, उसके बाद डेनमार्क ऊपर है। इसके बाद कौन सा जल निकाय जो है उसमें स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको देखा जाए तो यूरोपीय संघ यहाँ पर है, और जो ब्रिटिश काल इसी को बोलते थे, इंग्लैंड बोलते हैं कुछ, इसी में यूनाइटेड किंगडम है। और डेनमार्क और फिनलैंड जस्ट उसके ऊपर है, ठीक है, डेनमार्क। और जबकि जो इधर देखा जाए तो इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, ठीक है। इस बीच में है क्या, पैसिफिक सागर। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा है, इंग्लिश चैनल नहीं हो, सेल्टिक सागर नहीं हो, नॉर्वेजियन सागर नहीं हो। आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी सागर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये तार्किक क्वेश्चन भी हैं और आने की जो संभावना भी ज़्यादा रहती है, और इनमें थोड़ा लॉजिक भी आपका काम करता है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है, देखिए आहार श्रृंखला की बात है, इसमें आपको देखना है कौन सा सही है, ठीक है। अब जैसे प्राणी जो प्लवक हैं, समुद्री शेर जैसे सील मछली कहते हैं, उसके बाद हेरन,
ठीक है, हेरिन। अब इसमें क्या है, ये आपका गलत है क्योंकि प्राणी पिलवक के पहले होता है पादप पिलवक, जिसे बोलते हैं प्लांक पिलवक, सॉरी, फिर फाइटो पिलवक, उनको फिर जीव पिलवक खाते हैं, फिर उसके बाद समुद्री मछली खाती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, समुद्री मछली जो सील है ये कैसे खाती है, ये पादप पिलवक को खाती है। ठीक है, ये गलत है आपका। आर श्रृंखला की बात करें तो पादप पिलवक और पादप पिलवक जो है प्राणी पिलवक को खाते हैं, और पिलवक के बाद फिर हेरिंग जो हिसला मछली होती है वो उसको खाती है। फिर उसके बाद समुद्री शेर, समुद्री शेर कौन से, इसको बोलते हैं सील। ठीक है, फिर जो इसके बाद क्या है, ग्रेट जो हाइट वाली जो शार्क है वो इन सबको खाती है। तो इसमें क्या है, पहले हेरिंग की बात करें और सही क्रम पूछ रहा है तो इसमें क्या है, हेरिंग, समुद्री सेल और ग्रेट हार्ट शार्क। ठीक है, तो इसमें ये क्रम सही है, भले ही ये इसके आगे और हैं, इसके आगे अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, प्राणी पिलवक ये वाला, फिर पादप पिलवक। ठीक है, इसके बाद इस तरीके का क्रम है, तो आपका ये दूसरा का जो है सही है। ठीक है, इसी के लिए अगर आप जानबूझ कर अगर चाहते तो ऐसे प्रश्नों में आप ये करके आते, क्योंकि पहले छोटी इकाई उसके बाद, अब ये समुद्री शेर ये तो हो नहीं सकता, ये ग्रेट शार्क सबसे अंतिम में, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये आपका सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गलती क्या है, जो हेरिंग मछली है ये समुद्री शेर को नहीं खाती है, बल्कि ये इसको खाती है, जो भी हो वही नर मादा जो भी हो। इसके बाद है प्रश्न नंबर 42 सॉरी। अब इसमें क्या है, कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है। यह आमतौर पर एक एकल प्रदर्शन होता है जिसमें पैरों की जो है थरकानों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अवध के अंतिम नवाब जो है सआदत अली खान के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुई। फिर दूसरा है, इसमें क्या है, सितारा देवी एक प्रसिद्ध जो भारतीय कथक नर्तकी थी। अब देखना है हमें उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें ये गलत नहीं है, तीसरा सही है, 1 और 2 भी गलत नहीं है, 2 और 3 भी गलत नहीं है। तो इसमें क्या है, नहीं, इसमें केवल अच्छा 2 गलत है। ठीक है, डी ये गलत है। ठीक है, इसमें सआदत अली खान की जो बात की गई है, इसमें क्या है, अंतिम नवाब ने इसका संरक्षण किया था। ठीक है, सआदत अली खान ने, नवाब सआदत जो सॉरी इनका क्या था, बाजित अली शाह ने इसका संरक्षण किया था। ठीक है, ये दूसरा कथन गलत है। प्रश्न नंबर देखते हैं 43। इसमें क्या है, इसको एक तरफ है विद्रोह और दूसरी तरफ है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, किसने कहाँ नेतृत्व किया था, इसके बारे में अब हमें मिलान करना है। उसके बाद हमें देखना है, जो है दिल्ली की बात करें तो ये क्या है, वक्त खान, ये सही है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो वक्त खान है। इसके बाद कानपुर में कुंवर सिंह। ठीक है, कानपुर में आप सबको पता है कि कौन थी, बेगम हजरत महल थी। ठीक है, और ये उसका क्या है, इसमें नहीं, लखनऊ में बेगम हजरत थी, और उसमें क्या बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था, वो था अंतिम पेशवा, तो ये आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तीसरा देखें, बेगम हजरत महल तो लखनऊ की थी। ठीक है, ये विजय शाह, ये गलत है। और बरेली जो है, बरेली खान बहादुर। ठीक है, ये सही सुमेलित है, तो इसके 2 ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 44। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 ISFR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है, कथन नंबर 1 है, इसके तहत 10% से कम के जो कैनोपी घनत्व का भी सर्वेक्षण किया जाता है और इसे वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, दूसरा है, पहली बार इसमें बाघ अभयारण्य और बाघ गलियारों और एशियाई शेरों वाले जो है गिर वन के बनावरण आकलन किया गया है। ठीक है, तो आपका दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा सही है। इसमें क्या है, झाड़ियों की बात है, इसमें इसके तहत कैनोपी घनत्व की सर्वेक्षण किया गया, इसमें वनों की नहीं है, इसमें जो झाड़ियों की बात है, तो ये कथन आपका गलत है। आपका आंसर आ जाएगा केवल और केवल 2। इसके बाद 5G टेक्नोलॉजी के बारे में है। इसमें क्या है, 1 मिनट, 5G है, यानी 45 5G नेटवर्क बैंडविड्थ
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है, हर चीज़ पे ध्यान देना है और अच्छाई की तरफ मोड़ लेना है हमें, ठीक है, अच्छाई की तरफ क्या करना है, मोड़ लेना है। इसमें 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में कार्य नहीं कर सकता, ठीक है, ये कार्य नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये आपका गलत है, क्योंकि 300 से वो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ में मिली वेव पर भी काम कर सकता है। अगर ये कम जैसे फ्रिक्वेंसी कम कर दी और सिग्नल फिर भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ही क्या है, तो 5G का मतलब ही क्या है, 4G सही है, ठीक है। तो इसे ये क्या है, ये गलत है। इसके बाद 5G नेटवर्क का उद्देश्य हाई बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम में कार्य करना, लेकिन लो और जो मिड बैंडविड्थ में स्पेक्ट्रम नहीं है। तो इसका क्या है मतलब है, 5G 1G से लेकर के 2G 3G 4G यानी सारे नेटवर्क का उपयोग करता है, इसलिए 5G जो है प्रसिद्ध है। और 5G जैसा कि अभी आने वाला है, तो थोड़ी किसने जो है पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, लेकिन हालांकि जियो ने अपनी सिम बांट दी हैं, ठीक है, 5G और 5G फ़ोन भी लॉन्च हो गए हैं। तो इसमें क्या है, इसके दोनों ही कथन आपके गलत हैं, तो इसका सही आंसर है डी। इसके बाद है 46 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करके घुलनशील ठोस पदार्थों को तरल पदार्थों से अलग किया जा सकता है। दूसरा कथन है, वर्णलेखिकी मिश्रण के घटकों को उनके क्वथनांक के आधार पर अलग करती है। तीसरा कथन है, रेत के मिश्रण में लोहे की फिलिंग को चुंबकीय छड़ की सहायता से अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब देखना है इसमें सही है कि गलत। अच्छा, सही कथन देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके आपके क्या है, ये है, ठीक है, ये तो आपका सही है, ये सही है। जी अगर वर्ड लेखनी की बात करें, अगर हम क्या वर्ड लेखनी जैसे लिखने वाली है, तो इसमें क्या चुम्बी के कणों का प्रयोग किया जाता है, मिश्रण घटकों का नहीं। क्वथनांक के आधार पर क्या है, लोहे बालू को आसानी से अलग किया जा सकता है। सॉरी नहीं, एक मिनट, शायद मैं ध्यान कर रहा हूँ। इसमें क्या तरल पदार्थों के जो है क्वथनांक की बात करता है वर्ड लेखनी, तो इसमें आधार इसका ये नहीं है, थोड़ा मैं समझाने में कन्फ्यूजन में है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब नेट सर्च करके देख लेना और आपको PDF तो मिल ही जाएगी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिले तो किसी दूसरी वीडियो में देखिए, मैंने किसी न किसी कमेंट में इसका लिंक दिया होगा, ठीक है। और अगर फिर भी ना मिले तो आप हमें कमेंट कर दीजिए डायरेक्ट, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे और आपको जो भी समस्या हो उसके भी देखें। और अभी हम और कंटेंट शेयर करने वाले हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड, और जितनी भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह जो भी वो हुए हैं, वो भी हमने अभी PDF शेयर किए हैं, आज ही किए हैं, और 1-2 दिन में हम सब कर देंगे, ठीक है। तो सारे दृष्टि संस्थान के हैं और जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे आपकी परीक्षा में के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, हाँ, अगर जैसे हम समझाते हैं, हो सकता है भाई, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, मानव है, मानव से गलतियां हो सकती हैं। अगर हमसे कोई प्रश्न या किसी भी तरीके का गलत हो जाए तो आप भी उसका मतलब उसके बारे में हमें संकेत कर देना, क्योंकि हम वीडियो बनाने के बाद उसको दोबारा देखते नहीं हैं कि हमने कहाँ गलत बोला, क्या सही बोला, क्या बोला और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ना ही उसको हम एडिटिंग करते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे ही लाइव के रूप में जो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा हमसे भी अगर गलती हो जाए तो कोई उसकी गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको जो है कंटेंट आपको हम एकदम नंबर 1 देंगे, और जो मेरे कंटेंट से जितने प्रश्न आएंगे वो किसी और से कंटेंट से आपको प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि हमें भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है प्री क्वालिफाई करने का, और मेंस क्वालिफाई, प्री और मेंस क्वालिफाई हम आपका आसानी से करवा देंगे। बस हम इंटरव्यू के जो है थोड़ी अपनी मार खा जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, अब पता नहीं क्यों नहीं होता है, क्या वो देखते हैं क्या नहीं, लेकिन लगे हम भी हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा अटैम्प्ट है और लगभग हम जब ग्रेजुएशन तैयारी कर रहे थे, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो प्री और मेंस हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में हम 2 बार फेल हो चुके हैं। अब क्या है, इस बार देखते हैं क्या है, ठीक है। तो इसका क्या है, अगले जो प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो माया सभ्यता के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। माया सभ्यता के संबंध में सही नहीं है।
अब माया सभ्यता की बात करें तो यह कौन सी, मैक्सिको एक वो है, और मध्य अमेरिका के भी के स्वदेशी लोग थे, जैसे ग्वाटेमाला है, जो बेलीज है, एल साल्वाडोर है और होंडुरस है, इनके जो है लोगों के बीच में ये पनपी थी। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है, देखना है हमें। तो इसमें क्या है, माया सभ्यता निवासी मैक्सिको और मध्य अमेरिका के ये सही है। इसमें क्या है, 15वीं ईसा पूर्व में रूप में माया सभ्यता के गांव बस गए थे और कृषि विकसित हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद है सूखा प्रतिरोध फसलों पर निर्भरता ने उसके जो है विकास में योगदान दिया। ठीक है, विकास में योगदान दिया, ये सही है। इसके बाद क्या है, डी नंबर है, इस सभ्यता में अत्यंत परिष्कृत जो है कैलेंडर कल में और खगोलीय प्रणाली की विकसित की गई थी। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लोग हैं, जो ग्वाटेमाला है, बेलीज है, एल साल्वाडोर है, ये क्या हुआ था, ये थे तो यूरोपियन ही। ठीक है, यूरोपियन, इन्होंने क्या है, एक जैसे इनमें संस्था की थी, इनका क्या है, एक मिनट में ध्यान करूँ, इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट है जो कैथोलिक है, पुराने ईसाई हैं, और न्यू ईसाई में है जो न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। इसमें क्या होता है, इनके बीच में विभेद हुआ तो ये लोग भाग कर आ गए अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका में इनको एक वो जगह मिल गई जो फिर ये धीरे धीरे उन्हीं में बसने लगे। ठीक है, बसने लगे, लगभग वहाँ से ही भागे थे, इसलिए इनकी भाषा भी इंग्लिश है ये। ठीक है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक दूसरे को बस्तियाँ बना ली और वहीं वो रहने लगे, वहीं कृषि करने लगे। लेकिन इसके बाद जब कोलंबस वहाँ पर पहुँचा तो उसने भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। वो लेकर निकला था तो भारत की खोज में पहुँच गया कोलंबस, वो अमेरिका। जब अमेरिका वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने देखा कि वहाँ के ही लोग जो हैं उस तरीके की उसमें माने, फिर इन्होंने भी वहाँ पर जो है उस पर शासन किया, उन्होंने समझाया। लेकिन हालांकि वो थोड़े विकसित लोग थे तो उन्होंने ऐसी इनकी विडंबनाएं नहीं मानी और वो 13 जो राज्य बना लिए थे उन्होंने धीरे धीरे, तो वो 13 के 13 राज्य वो एकत्रित हो गए और इनको भगा दिया। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर जो 1857 की क्रांति हुई तो वो क्या हुआ, वो सही से उसका कोई नेतृत्व करता नहीं था, इसलिए वो दमन हो गई। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, दूसरा है यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, यह इसके समक्ष आए मामलों की जांच स्वयं नहीं करता। ठीक है, और इसमें क्या, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उच्च न्यायालय की जांच में उस पर कदाचार का मामला साबित होने से हटाया जा सकता है। और सही देखना है तो इसमें 1 और 2 आपका सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, वह स्वयं की जांच कर सकता है। ठीक है, इसके लिए इसका आपका आंसर हो गया आपका डी सही। एक मिनट, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या है, ये फिर केंद्रीय सतर्कता उच्च न्यायालय के पद से कदाचार, अच्छा ठीक है, ये हटाओ, ये कर लो। ठीक है, इसमें क्या है कि उपयुक्त देखा जाता है। ठीक है, तो इसका 1 2 सही है। 1 3 का ऑप्शन ही नहीं है, अगर 1 3 का ऑप्शन होता तो मानते उसको। ठीक है, इसमें क्या होता है वो थोड़ा ये देखते हैं, इसमें उपयुक्त में से कौन सा यानी ज़्यादा सही है। ठीक है, ज़्यादा सही है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है कि चारों के चारों सही हो, लेकिन इसमें क्या है, वो ऑप्शन चारों के चारों सही हो, लेकिन हो सकता है इसमें कोई गलत हो और उसमें थोड़ी जिसकी ज़्यादा सही होने की संभावना रहती है वही कथन जो है देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। देखिए कितना गूढ़ प्रश्न है। दूसरा है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता की थी नहीं, इन्होंने तीसरे में नहीं ली थी। ठीक है, और इसमें क्या, किंग जॉर्ज पंचम नहीं था, इसमें कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, तो इसलिए दूसरा आपका ये कथन सही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, केवल और केवल 2। इसके बाद है प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसमें देखना है कौन सी रिपोर्ट की जाती है। देखो, सामाजिक संवाद रिपोर्ट ठीक है, इसके बाद वैश्विक वेतन रिपोर्ट ठीक है, इसके बाद तीसरी है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक ठीक है, फिर इसके बाद है क्या,
विश्व सामाजिक सुधार संरक्षण सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट ठीक है। विश्व आर्थिक आउटलुक ये नहीं है, इकोनॉमी की बात नहीं है। और इसमें कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सही सी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 51। इसमें क्या है, निम्नलिखित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही। देखिए ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, उसकी जो हो सकता है कि वो अप्लाई कर दें, उसका आप कोड भी देख सकते हैं, सोर्स कोड है उसको भी देख सकते हैं और फ्री में वो आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। इसमें कोई इसकी वो नहीं है, तो इसके लिए इसको देखना है। इसमें क्या है, इसका सोर्स कोड साझा करने और सीखने के लिए उपयोगकर्ता को उपलब्ध, लेकिन इसमें संशोधन नहीं करता, ये सही है कि आप संशोधन नहीं कर सकते, आप उसको उपयोग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब लिनक्स और VLC मीडिया प्लेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये गलत है, ठीक है। लिनक्स क्या है, ये कमांड बेस है, ये मीडिया का नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका आपका सही आंसर है केवल 1। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी CPI निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसे वर्ष 2018 में पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तमिलनाडु को NWA 2020 में जल संरक्षण की दिशा में प्रयासों को प्रथम पुरस्कार दिया गया। उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन आपके सही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की, इसमें जो है जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये क्या 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नहीं दिया, ये गलत है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, किसको उत्तर प्रदेश को दिया गया था इसका प्रथम पुरस्कार, इसलिए ये दूसरा भी गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर है 54। इसमें भी क्या है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय और उदाहरण यानी मुगल शासन के पतन के स्वरूप, तो इसमें देखना है कौन कौन से सही है, ठीक है। अब इसमें देखना है कौन कौन से युग्म सही है, तो इसमें क्या है, उत्तराधिकारी राज्य जो है अवध, ठीक है, अवध को जो है उत्तराधिकारी राज्य जो है अवध, ठीक है, कई उत्तराधिकार के आधार पर ही अवध के जो है राज्य छीना गया था। इसके बाद क्या है, स्वतंत्र राज्य की वजह से यानी हैदराबाद नहीं छीना गया था, ठीक है। हैदराबाद में क्या था, अवध बंगाल हैदराबाद दोनों ही किसकी वजह से, उत्तराधिकारी की वजह से मतलब छीने गए थे। जो हैदराबाद का निज़ाम था सबसे पहले इसने ही संधि की थी और उसमें बताया था कि मतलब इसका उत्तराधिकारी ना होने से यानी आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकते, आप किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकते, अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका क्या, उसका राज्य ब्रिटिश सरकार में विलय हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, नए राज्य जो हैं, इसमें क्या मैसूर, ये भी नहीं है, ये क्या है जो केरल के राजपूत राज थे उसमें मैसूर के थे, ठीक है, मैसूर के जो उनके राजा थे, ठीक है। इसमें क्या है, केवल एक युग्म आपका सही है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है, ये संवेग के संरक्षण पर काम करता है। प्रश्न नंबर है 56। इसमें क्या है, इसको देखना है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें देखना है पहले नंबर कौन सा और इनको कालानुक्रमिक द्वारा क्रम में लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नेटिव मैरिज अधिनियम, ये सबसे पहले आया, ठीक है। ये कब आया, 1872 में, नेटिव मैरिज अधिनियम, ठीक है, 1872 में आया। और इसमें क्या, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की गई थी। फिर इसके बाद आया सम्मति आयु, एज ऑफ कंसेंट, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट कब आया, 1891 में। फिर तीसरा कौन सा है, शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम कब आया, 1930 में। फिर चौथा बचा कौन, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ये कब आया, ये 1978 में आया, ठीक है।
1978। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है 57, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी यानी PACE भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है। तो ये किसके बीच है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। इसका क्या है? कथन है सममांगी मिश्रण ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? वायु एक सममांगी मिश्रण है। ठीक है, विसममांगी मिश्रण में छोटे छोटे कण होते हैं जो निलंबित रहते हैं। दूध एक सममांगी मिश्रण है। ठीक है, देखिए इसमें सममांगी विसममांगी का मतलब क्या होता है? अगर हम उस चीज़ में किसी चीज़ को मिला दें, यानी ठोस और द्रव का अगर सममांगी देखें तो अगर हम पानी में नमक मिला दें तो उसको देख नहीं सकते आप। ऐसे पिसी हुई चीनी और पिसे हुए नमक को मिलाकर उसको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक से दिखने वाले हैं। या वायु है, जैसे वायु जो है, वायु एक सममांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें ही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जितनी भी गैसें हैं सब हैं, लेकिन उसको दिखता नहीं है। ठीक है, समान अवस्था वाले को हम सममांगी मिश्रण कहते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन विसममांगी मिश्रण में छोटे छोटे कण होते हैं जो निलंबित होते हैं। ऐसा नहीं है, निलंबित नहीं है, निलंबित तो वो सक्रिय तो रहती है। दूध एक सममांगी मिश्रण बिल्कुल सही है, क्योंकि दूध में कई एक चीज़ें हैं, ठोस पदार्थ भी, खोआ भी है, वसा भी है, कई एक चीज़ें हैं, लेकिन वो दिखता कैसा है? एकदम सममांगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, ये रिपीटिंग में क्वेश्चन आ गए इंग्लिश में थोड़े। अभी हम कहाँ तक थे? 57 तक हो चुके थे। 1 मिनट, ये देख रहे हैं, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए थोड़े माफ़ी चाहते हैं। कहाँ तक? अच्छा 58 तक। ठीक है, 58 तक हो गए थे। इसके बाद अच्छा ये पेपर, सॉरी ये इसमें गायब है। चलो 61, एक शायद मैंने इसमें शायद स्कैन करते वक्त ये PDF में ऐड नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, फिर इसके बाद देख लेंगे, आगे पीछे करवा देंगे कभी। ठीक है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। एक पेज लगभग इसमें जो है हमने PDF बनाते समय इसमें ऐड नहीं कर पाया, और इसका क्या है जो है डायरेक्ट इसमें यही पेज ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। चलो इसको ही देखते हैं, जितने भी मिले उतने ही सही। प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लॉर्ड वेलेजरी द्वारा अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो इसमें कौन सा किया गया था? 1799 प्रेस सेंसरशिप अधिनियम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संहिता समान नागरिक संहिता की श्रेणी में आती है? ठीक है, तो इसमें कौन सी आती है? इसमें नागरिक प्रक्रिया संहिता जो है, जैसे बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ये जो है ये आती है किसमें? सबके लिए। ठीक है, अब जैसे अगर कोई और देखें भागीदारी अधिनियम या संपत्ति हस्तांतरण, तो इसमें मुस्लिम का कुछ अलग और ईसाई का कुछ अलग। ईसाई जो है मातृ सत्तात्मक है और हिंदू पिता सत्तात्मक है, यानी पिता से बेटे में वो होती है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब साक्ष्य अधिनियम ये तो एविडेंस के ऊपर है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, लेकिन ये क्या है? नागरिक प्रक्रिया संहिता। ये जो इसकी जो है ये सभी के लिए सही होती है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन वाइज और है। ठीक है, ऑप्शन वाइज है, चलो इसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या है? भागीदारी अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, इसको हम गूगल करके या देखें, इसका आंसर बताएंगे। वैसे समान नागरिक संहिता ये ठीक है, साक्ष्य अधिनियम ये भी ठीक है अगर देखा जाए तो। संपत्ति हस्तांतरण जो है इसके बारे में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ हो। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इसमें ऐसा है ना, अगर मुस्लिम हो या कोई ईसाई हो, इसमें कुछ पितृ सत्तात्मक हैं, कुछ मातृ सत्तात्मक हैं, कुछ में अपने अपने अलग रूल हैं। ठीक है, जो नया नियम आया जो अभी 2005 का है वो इस तरीके का है, बाप की जितनी भी औलाद हैं उन सब का जो सभी का बराबर हिस्सेदारी है, चाहे वो कोई से धर्म की हो। ठीक है, तो इसमें 1882 की बात की गई, इसलिए वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है। प्रश्न नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके क्या है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी संपूर्ण ब्रह्मांड के लगभग 50% भाग का निर्माण करती हैं। फिर दूसरा है, आकाशगंगा के तारे डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका केवल और केवल
2, ठीक है। यह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात करें, ये क्या है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, संयुक्त रूप से ब्रह्मांड का 95% से अधिक जो भाग बनाते हैं, इसमें क्या है 50% की बात की गई है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में 2 पादरी जो है रोडोल्फो एक्वापिया और एंटोनियो मोसेरेट निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, ठीक है। तो ये कब आए थे, ये अकबर के कार्यकाल में आए थे, और स्टीफन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के कार्यकाल में आए थे, ठीक है। और शाहजहाँ और हुमायूं की इनकी बात की जाए तो तब विदेशी लोग नहीं आए थे, कोई भी नहीं आया था, ठीक है। हाँ, जो चीन के हैं, चीन के लोग जो जिसमें हमने कल ट्रक बताई थी पिछले वाले में, फांसी हुई, यानी फानसेंग, हेत्सांग, और जो है उनके थोड़े नाम डिफ़िकल्ट हैं, तो इसके हिसाब से वैनसांग, फानसेंग, वैनसांग और वेत्सेंग, तो इस प्रकार से, और इत्सिंग, ये जो है क्रम से आए हुए थे, ठीक है। अब देखते हैं लेकिन वो कब आए थे, वो बहुत पुरानी बात है, मतलब वो बोलते हैं हर्षवर्धन के ज़माने की बात है वो, तो इसलिए ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड में है, तो स्टीफन हॉकिंस कब आए थे, जहांगीर के ज़माने में, और ये 2 लोग आए थे अकबर के ज़माने में। अब इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 72, स्वैम्प डियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्वैम्प डियर की 3 उपप्रजातियाँ पाई जाती हैं। IUCN की रेड लिस्ट के तहत इसे सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। इसके जो है दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ है राज्य। पहली नदी है वंशधारा, अगर वंशधारा की बात करें तो क्या आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है, ठीक है। फिर मायादई, मायादई कहाँ पर है, जो गोवा, महाराष्ट्र और केरल, कर्नाटक, इनके बीच में है, तो ये भी सही है। अब कावेरी, कावेरी कहाँ पर, गोवा, जो कावेरी की बात करें तो ये कहाँ पर है, कावेरी नदी जो मतलब क्या है इसका, है तो हालांकि उधर ही जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ है जो कावेरी, कावेरी कहाँ पर है, शायद है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसमें क्या तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, हाँ ये गलत है, क्योंकि अगर ये देखें मैप में तो केरल इस साइड है और आंध्र प्रदेश लगभग यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर तमिलनाडु, तो इसमें ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जबकि वो इधर से आई है, ठीक है, ये गलत है। तो आपका इसमें क्या है, 2 युग्म आपके सही है, एक ये और एक ये, ठीक है। महादई, तो इसमें क्या है आपके 2 युग्म सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1, कलकत्ता मदरसा की स्थापना जॉन नाथन डंकन ने वर्ष 1791 में की थी, ठीक है। दूसरा है 1813 चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने की सिद्धांत की थी। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यही आपका सही नहीं है, इसमें यह 1813 की बात है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल एक जो है ये आपका सही नहीं है। अगर कलकत्ता मदरसा की बात करें तो इसमें कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है इसमें क्या, जीसैट और इनसैट संचार उपग्रह की श्रेणियां हैं। दूसरा है रीसैट और कार्टोसैट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की श्रेणियां, इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 76, इसमें क्या है, सार्वजनिक शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, 103वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 77, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने सेवर्स की संधि के तहत
गैर ईसाई दुनिया को आपस में बांट लिया। दूसरा है कार्टेज सिस्टम जो है अल्फांसो डी अल्बुर्क द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके आपके दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, ये दोनों ही कथन गलत हैं। अगर पहले की बात करें तो क्या है, टोरडेलियस की संधि में हुआ था ये। ठीक है, इसमें किसमें, सेवर्स की संधि नहीं, टोरडेलियस की संधि जो है 1494 के तहत पुर्तगाल और स्पेन ने ईसाइयों को बांट लिया था। ठीक है, इसके बाद है अगर दूसरे कथन की बात करें तो इसमें क्या है, कार्टेज सिस्टम जो है एक तरीके से ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ठीक है, और इसमें किसमें अल्मेडा की दृष्टि से पुर्तगालियों ने हिंद महासागर का स्वामी बनने के लिए किया था। तो इसमें क्या दिया गया, पुर्तगालियों की बात है लेकिन इसकी बात नहीं है, तो इसलिए गलत है। इसके सही आंसर है ना तो 1 ना तो 2। प्रश्न नंबर है 78। यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी तापमान कैसा होता, बढ़ जाता। ठीक है, घटता रहता, दिन में बढ़ता और रात में घटता। अप्रभावित रहता, तो इसमें क्या है, जो अगर पृथ्वी है इसके ऊपर जो गैसें हैं, तभी तो बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक जो परत है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आई, उसके बाद पृथ्वी गर्म हुई। लेकिन ये रिवर्स में जो रात के समय वापस नहीं जाती हैं, जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये इसको रोक लेती हैं। ठीक है, और इसको रोकने से यहाँ पर पृथ्वी का टेम्परेचर कैसा होता, बढ़ जाता। अगर ये पृथ्वी पर ना होती तो जितनी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता उससे ही वापस हो जाता, तो रात के समय घटता और दिन के समय बढ़ता। तो इसका सही आंसर है आपका सी। प्रश्न नंबर है 79। जंतुओं में दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है रात्रि दृष्टि वाले जंतुओं के नेत्रों में बड़ी संख्या में सल्काएँ या रॉड्स होती हैं। ठीक है, दूसरा है डॉल्फिन के पास केवल एक प्रकार का शंकु होता है और वे दुनिया को काले और सफ़ेद रंग देखती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सही देखना है, इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। प्रश्न नंबर है अगला 80। इसमें क्या है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक जो वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, अब इसका क्या है, दूसरा देखते हैं, यह केवल आर्थिक और पर्यावरणीय श्रेणियों के जोखिम की जांच करती है। ठीक है, ये किसके, ये 5 श्रेणियों की जांच करती है, आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीक। ठीक है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। तो इसका केवल आपका एक कथन आपका सही है। जो है बेसल स्टेम रूट रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका क्या है, यह एक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, दूसरा है इसमें संक्रमण जड़ों से शुरू होता है। ठीक है, तो इसका देखना है, और भी एक मिनट सॉरी डिस्टर्ब के लिए भैया सॉरी, थोड़ा टच के हिसाब से है। हाँ, ये है, ये 81 नंबर था। ठीक है, इसमें क्या है, इसके पेड़ में जो है एक लाल भूरे रंग का रिसाव देखा जाता है जो केवल भारत में देखा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2 और 3 सही है आपके, एक आपका गलत है, क्योंकि जो नारियल के स्टेम रूट को जुड़ी होती है। ठीक है, बेसल कवक की बात करें तो ये किसमें जो है कवक में एक वो देखी गई थी, बेसल स्टेम रूट, और फिर इसके बाद जो है नारियल के उसमें आ गई थी। दूसरा है प्रश्न नंबर 82। इसके बाद घरेलू उपकरण को लघु परिपथन और अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है, तो इसमें कौन सी है, सबसे फ्यूज का उपयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 83। इसमें क्या है, भारत में भालू की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो इसमें कौन सी प्रजाति पाई जाती है, देखो ध्रुवीय भालू तो ध्रुव पे मिलेंगे। ठीक है, भूरा भालू ठीक है, इसके बाद क्या है, एशियाई काला भालू ठीक है, इसके बाद जो सन बियर ठीक है, और स्ट्रॉल बियर ठीक है, विशालकाय पांडा नहीं मिले, स्टेगो नहीं मिले। ठीक, इसका सही आंसर है आपका बी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 84। इसमें क्या है,
युग्मों पर विचार करिए, समाचार पत्र और संपादक। ठीक है, अब इसके कौन कौन से हैं देखिए, अखबार और एक तरफ संपादक दिए गए। तो पहला क्या है, जो मिरात उल अखबार है ये राजा राममोहन राय ने निकाला था। ठीक है, दूसरा है सोम प्रकाश, ये कौन से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी सही है आपका। फिर अल हिलाल, अल हिलाल की बात करें तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, ये भी सही है आपका। नवजीवन, नवजीवन में कौन है, जो है नवजीवन महात्मा गांधी और गुजरात में ये हुआ था, इसमें मोतीलाल नेहरू नहीं थे, तो इसमें केवल 3 युग्म सही हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के 3 देश बुर्किना फासो के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन कौन से, माली, नाइजीरिया, घना, माली, अल्जीरिया, हाँ माली, नाइजीरिया, घना, यही है। ठीक है, आप मैप में देखना तो उससे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर है 86, इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक में कोशिकांग और एक है कार। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, जैसे तारक केंद्रक है, सूक्ष्म नालिका संशोधन, ठीक है, और गोल्जी का प्रोटीन प्रस्फलन, संकुलन और परिवहन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय शोषण, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। इसमें क्या है, चारों ही कथन आपके सही हैं। प्रश्न नंबर है 87, महासागरीय तापीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, किसके कारण उत्पन्न होती है, महासागर में तरंगों द्वारा संग्रहित ऊर्जा, महासागरों में विभिन्न स्तरों पर तापमान में अंतर, महासागरों में विभिन्न स्तरों पर दबाव का अंतर, महासागरों में उठने वाली ज्वार। तो इसमें क्या तापमान में अंतर होता है, क्योंकि तापीय ऊर्जा की बात की गई है। इसके बाद है प्रश्न नंबर है 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, बिजली गिरने से नाइट्रोजन यौगीकरण में तेजी आती है। दूसरा, नाइट्रेट के नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, आपका कथन एक सही है, और ये क्या है, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन गैस की जो प्रक्रिया है इसको परिवर्तित करने के बिनाइट्रोजन के नाम से जाना जाता है, इसे नाइट्रोजनीकरण के नाम से नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन है केवल एक। इसके बाद है 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, मुक्त व्यापार समझौते अधिमान्य व्यापार समझौते की तुलना में अधिक रियायतें प्रदान करते हैं। दूसरा है, भारत का श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। ठीक है, और अगला कथन है, भारत का चिली के साथ अधिमान्य व्यापार समझौता है। ठीक है, ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, इस क्वेश्चन के सही हैं। इसके बाद तिरुवल्लुवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने संगम साहित्य के कार्यों में योगदान दिया। ठीक है, फिर दूसरे, वह जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद क्या, उनके द्वारा तमिल ग्रंथ शिल्पकादिरम लिखा गया था। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्या है, ऑप्शन किस तरीके के हैं। ऑप्शन इसमें है, अच्छा सही देख रहा है। ठीक है, तो सही है, सही कौन से, 1 और 2 है इसमें सही ऑप्शन, तीसरा आपका सही नहीं है। और वो जो है तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं है, तिरुकुल्लर और कुराल का योगदान दिया जो संगम साहित्य में था, इसलिए ये कथन सही नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, हाँ तीसरा की बात की गई, तो तीसरा कौन है, शिल्पकादिरम जो है एंग्लो आदिकाल की जो है इनके कौन थे, मणि मैखले शायल थे। ठीक है, शामिल थे इसमें मणि मैखले, तो इसलिए 1 2 3 2 कथन सही है आपके। 91 है, एक तरफ है उपकरण, दूसरी तरफ है ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, इसमें दिया गया है जैसे डायनामो, डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा है मोमबत्ती, ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश में बदल देता है। ठीक, क्योंकि पैराफिन जलता है और उसके बाद वो बनती है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर सितार का यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ये सही है। जैसे यांत्रिक थोड़ा उसमें टच किया तो वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बैटरी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, ये भी क्या है आपका जो है गलत है, ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि उसमें रासायनिक जो है अमोनियम सल्फेट भरा होता है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका केवल 1 युग्म सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, एक तरफ दिया गया बांध, दूसरी तरफ है नदी। ठीक है, इसमें क्या है,
एक है इडुक्की नदी है, इस पर कौन सा है, इसमें क्या है, इस पर कौन सा बांध है, इडुक्की नदी पर जो है इडुक्की बांध स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, जो है कुरानमाला में लगभग 839 किलोमीटर में और कुर्थीमाला में 925 मीटर तक के बीच में स्थित है, ठीक है। ये क्या है, और ये कहाँ पर, पेरियार नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये सही सम्मिलित नहीं है। अब मैथन बांध की बात करें, ये वराकर पे, ये सही है आपका। और इसके बाद क्या है, दूसरा है गांधी सागर बांध, ये चंबल पे, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसके क्या 2 कथन सही है, आपके आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 93। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास जेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया, ठीक है, ये तो सही है। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता एस.सी. मजूमदार ने की, ठीक है। इसमें क्या एस.सी. मजूमदार ने की। देखिए क्वेश्चन पूरा बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमचंद चटर्जी ने, पहली वाली की, ठीक है। और एस.सी. मजूमदार के चक्कर में ये पूरा गलत हो गया। इसका आपका आंसर आएगा सही, केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन से है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधु मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा से, बिल्कुल सही है। क्या जो मधुमक्खी पालन भी किसान के अंतर्गत आती है। हनी मिशन कार्यक्रम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके आपके तीनों ही कथन सही हैं, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है 95। इसका क्या है, जो अमृत महोत्सव में के भाग के रूप में कला कुंभ स्क्रॉल पेंटिंग के लिए कलाकार कार्यशालाओं का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किसके सहयोग से किया गया, ठीक है। तो ये किसके सहयोग से किया गया, रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इसके बाद है अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96। अर्धचालकों के लिए डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वयन एक योजना है। दूसरा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। तीसरा है, इसमें क्या है, केवल स्टार्टअप ही इस योजना के अंतर्गत इसके योजना के पात्र हैं, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन किया जाता है, सेमीकंडक्टर लिंक डिज़ाइन द्वारा इसमें किया जाता है। इसमें क्या है, घरेलू कंपनियां प्लस स्टार्टअप्स MSME, ठीक है, और वित्तीय प्रोत्साहन दोनों ही। और इसमें दोनों ही मतलब 2-3 है, लेकिन केवल की बात अलग है। केवल की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसका आंसर आएगा आपका केवल और केवल ए, 1 और 2, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर है 97। इसमें क्या है, जो है गार्गियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। गार्गियन शब्द का प्रयोग आमतौर पर नमकीन अचार वाले खीरे के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा, तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने भारत में खीरा की खेती प्रसंस्करण और निर्यात शुरू किया। तीसरा है, विश्व की खीरा आवश्यकताओं का लगभग 40% उत्पादन भारत में है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या, केवल आपका एक कथन सही है, ठीक है। अब देखते हैं, जो 1990 के दशक में खीरा की खेती भारत में प्रसंस्करण निर्यात और दक्षिणी भारत में कर्नाटक राज्य में हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी। और जो है नमकीन अगर का जो मसालेदार की ककड़ी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसे इस्तेमाल आमतौर पर यानी सलाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो है आमतौर पर नमकीन अचार वाले खीरे के लिए भी उपयोग किया जाता है। और इसके बाद क्या है, इसमें 15% उत्पादन थी, 40% नहीं है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। इसके बाद है प्रश्न नंबर है 98। इसमें अर्धचालकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। इसमें देखा है, कथन नंबर है, इसके निर्माण के लिए कम से कम 2 भिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर है,
इनकी विद्युत जो है चालकता बहुत वो धातुओं की तुलना में अधिक होती है। देखिए अर्धचालक की बात की जा रही है, ठीक है। उसमें क्या धातुओं की तुलना में आवश्यकता अनुसार उनकी चालकता में परिवर्तन करना आसान है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें केवल आपका 3 सही है, क्योंकि अर्धचालक जैसे नाम से ही पता है चालक स्मार्ट मतलब ज़्यादा चालक है, तो अर्धचालक मतलब कम चालक। अर्धचालक का मतलब होता है जैसे कार्बन है, ये जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8 मतलब पूरी कक्षा होती है 8 की, लेकिन कार्बन में लास्ट में कितने बजे परमाणु क्रमांक है 6, उसमें लास्ट कक्षा में कितने हैं 4। तो 4 ज़रूरत पड़ने पर ये पॉजिटिव का काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये नेगेटिव का काम करते हैं। यही अर्धचालक जो है, और ये क्या है चालक धातुओं की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कम से कम 2 भिन्न प्रकार के तत्वों से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन में सिर्फ कार्बन ही है, ठीक है, केवल एक सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में सिर्फ सिलिकॉन ही है। इसका ये क्या ये उपयोग नहीं है क्या 2 तत्वों से मिलकर बने, सिर्फ एक से ही बने। इसका सही आंसर है बी, केवल और केवल एक। अब देखते हैं 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, जो पेटसू घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत विनियमित किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका कौन से कथन सही है, आपका ये केवल एक कथन सही है। अब 2016 के अधिनियम की बात करें तो इसमें क्या है, घरेलू कचरे को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 में नियंत्रित किया गया था। यह नियम कौन घरेलू कचरे को सूखे और गीले और घरेलू खतरनाक अपशिष्टों में विभाजित करता है, ठीक है। इसमें क्या है विनियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका ये गलत है, बहुत छोटे छोटे शब्द देखने पड़ते हैं इसमें। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर है 100 और आज का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। अब हम कल आपको श्रेणी जो है सीरीज़ 16 लेकर आएंगे। इसके बाद 18 19 लगभग 20 आपको हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और आप जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी हम और कंटेंट देंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखिए, किसी ना किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक उसका दे देंगे, ठीक है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के रक्ताप दिखने के महत्वपूर्ण योगदान देती है, लाल लाल दिखने का, जिसमें क्या है सूर्य का प्रकीर्णन होता है। इसका सही आंसर है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। नमस्कार।